हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर रंजीत सिंह। डियर फ्रेंड्स, जो हम लिटरेरी टर्म्स की सीरीज कवर कर रहे हैं जिसमें सारे इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स कवर किए जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन, उसी का ये थर्ड पार्ट है। पहले के जो दो वीडियोस हैं जिसमें हमने स्टार्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स कवर किए हैं वो ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज का वो है कि लिटरेचर में जॉनर का क्या मतलब होता है। जब हम जॉनर कहते हैं, चाहे फिक्शन हो, ड्रामा हो, पोइट्री हो, इन सबको जॉनर ऑफ लिटरेचर कहते हैं। तो जॉनर का मतलब क्या होता है? ये जॉनर किस चीज को रिफर करता है? क्या ये ऑथर की बायोग्राफी को रिफर करता है? क्या ये स्टाइल ऑफ पंक्चुएशन है? क्या ये कोई लिटरेरी कैटेगरी या टाइप है, या पब्लिकेशन डेट है? तो हम सब जानते हैं कि लिटरेचर की जब हम जॉनर्स की बात करते हैं तो प्रोज, पोइट्री और ड्रामा, इन सब की बात करते हैं। ये एक लिटरेरी कैटेगरी है या टाइप है। इसे हम एक तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ लिटरेचर भी कहते हैं। जॉनर क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ लिटरेचर है, ताकि हम लिटरेचर को क्लासीफाई कर सकें, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में बांट सकें कि ये प्रोज है, ये पोइट्री है, ये ड्रामा है, ये प्रोज के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ये पोइट्री के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं। इन्हें हम जॉनर कहते हैं। जो मेजर क्लासिफिकेशन है लिटरेचर का वो यही होता है, पोइट्री, प्रोज और ड्रामा। इसके बाद फिर हम इनके सब जॉनर्स करते हैं। प्रोज, पोइट्री, ड्रामा के बाद प्रोज के सब जॉनर्स होते हैं। सब जॉनर्स में प्रोज में एसे आता है, बायोग्राफी आती है, ऑटोबायोग्राफी आती है। वैसे पोइट्री के सब जॉनर्स हो जाते हैं जिसमें सोनेट है, ओड है, बैलेड है। ड्रामा के सब जॉनर्स हो जाते हैं, ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, और ट्रेजाई कॉमेडी है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, ऐसे सब रह जाते हैं। तो लिटरेचर में जॉनर का मतलब होता है कैटेगरी या टाइप ऑफ लिटरेरी वर्क। ये किस तरीके का लिटरेरी वर्क है, प्रोज है, पोइट्री है या ड्रामा है। इसमें हम स्टाइल, फॉर्म, कंटेंट, पर्पस, ये सारी बातों को मिक्सअप करके जॉनर डिसाइड करते हैं कि इसका ये जॉनर है। जॉनर का रोल क्या है? जॉनर की वजह से हम इजीली क्लासीफाई कर पाते हैं राइटिंग को और उसकी विशेषताओं को, ताकि रीडर्स स्टडी करने से पहले समझ जाएं कि वो प्रोज स्टडी कर रहे हैं तो उन्हें क्या मिलेगा, वो पोइट्री रीड कर रहे हैं तो उन्हें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये मेजर लिटरेरी जॉनर्स हैं यहाँ दिए हुए। फिक्शन, फिक्शन अर्थात एक तरीके की स्टोरीज होती हैं, लॉन्ग स्टोरीज होती हैं प्रोज में। इनमें नॉवेल्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं, और बीच में नॉवेला भी होता है जो नॉवेल से शॉर्ट होता है बट शॉर्ट स्टोरी से लेंथ में बिग होता है। नॉन फिक्शन, नॉन फिक्शन आप जानते हैं, जो फिक्शनल राइटिंग नहीं है वो नॉन फिक्शनल राइटिंग कहलाती है। इसमें साइंटिफिक राइटिंग्स आती हैं, फैक्चुअल राइटिंग्स आती हैं, जिनमें एसे है, बायोग्राफीज है, और रिपोर्ट्स आप प्रेजेंट करते हैं किसी भी टॉपिक पर जो फैक्ट बेस्ड होती है। पोइट्री एक जॉनर है। जब आप पोइट्री स्टडी करते हैं तो क्या उम्मीद करते हैं? वर्स, रिदम, इमेजरी, इमोशन ड्रिवन लैंग्वेज पोइट्री में होती है। जब आप पोइट्री रीड करते हैं तो इन चीजों की उम्मीद करते हैं। ड्रामा है तो ड्रामा का मतलब स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए लिखा गया वर्क। ये सबसे पहली बेसिक क्वालिटी होती है ड्रामा की। फैंटेसी, मिस्ट्री, साइंस फिक्शन, ये सब फिक्शन के नए नए जो है सब जॉनर्स हैं। लिखा है सब जॉनर्स ऑफ फिक्शन, ये फिक्शन के सब जॉनर्स हैं जो कंटेंट और टोन के आधार पर डिसाइड होता है कि ये फैंटेसी है, ये मिस्ट्री है और ये साइंस फिक्शन है। आप समझ गए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम आपके साथ। व्हाट इज द ट्रेजिक फ्लॉ कॉल्ड इन क्लासिकल ट्रेजेडी? क्लासिकल ट्रेजेडीज वही ट्रेजेडीज ऑफ ग्रीस, उनकी बात कर रहे हैं हम। उसमें जो हम मॉडर्न लैंग्वेज में, मॉडर्न लिटरेचर में एक टर्म यूज करते हैं ट्रेजिक फ्लॉ, उसे क्लासिकल लिटरेचर में जब क्लासिकल ट्रेजेडीज लिखी जाती थी, सफोक्लीज वगैरह की, तो उनको रेफर करने के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है? क्या वो ह्यूब्रिस है, क्या वो हेमार्शिया है, क्या वो कैटेस्ट्रॉफी है, या कैथारसिस है? ये सारे टर्म्स ड्रामा से जुड़े हुए हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए।
लेकिन इनमें ट्रेजिक फ्लॉ के लिए कौन सा टर्म है जो यूज होता था? अगर आप जानते हो, एरिस्टोटल ने एक टर्म दिया था जिसे हेमार्शिया कहते हैं, जिसे मॉडर्न लिटरेचर में ट्रेजिक फ्लॉ कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हेमार्शिया ये टर्म है जो मॉडर्न लिटरेचर के टर्म ट्रेजिक फ्लॉ को रिफर करता है। ये क्या होता है, जो ड्रामा का मेन कैरेक्टर होता है जिसे हम प्रोटैगनिस्ट कहते हैं, उसका एक फैटल फ्लॉ होता है। फ्लॉ मीन्स होता है डिफेक्ट। फ्लॉ का मतलब होता है वीकनेस। एक ऐसी वीकनेस जो जानलेवा साबित होती है उसकी लाइफ में, फैटल, कॉजिंग हिज डेथ, कॉजिंग अ ग्रेट इंजरी इन हिज लाइफ, दैट इज डेथ, जिसकी वजह से लास्ट में उसे डेथ का सामना करना पड़ता है प्रोटैगनिस्ट को। ऐसी मिस्टेक उससे हो जाती है लाइफ में और वो एरर इन जजमेंट कही जाती है। डिसीजन लेने में कोई मिस्टेक हो जाती है, किसी मोमेंट ऑफ टाइम कुछ गलत तरीके का डिसीजन ले लेता है और जिसकी वजह से डाउनफॉल होता है उसकी लाइफ में। इसी को एरिस्टोटल ने हेमार्शिया रेफर किया है और मॉडर्न लिटरेचर में उसे हम ट्रेजिक फ्लॉ कहते हैं। इस टर्म को, हेमार्शिया को, एरिस्टोटल ने रिफर किया था, इंट्रोड्यूस किया था अपनी बुक में जिसका नाम है पोइटिक्स। और पोइटिक्स बुक में क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं, इसमें एरिस्टोटल ने क्या क्या कहा था, इससे जुड़ा हुआ वीडियो इसी चैनल पर अपलोडेड है, एरिस्टोटल एंड हिज पोइटिक्स नाम से, वहां आप देख सकते हैं। लिटरेचर में जो ट्रेजिक फ्लॉ है इसे हम हेमार्शिया कहते हैं, क्योंकि यही ग्रीक ट्रेजेडीज के जो मेन कैरेक्टर्स होते थे उनके एरर ऑफ जजमेंट को रिफर करता है हेमार्शिया। और देखिए इसकी कुछ और विशेषताएं हैं। हेमार्शिया जो है एक डिफेक्ट है, एरर इन जजमेंट है, जो कि कैरेक्टर के डाउनफॉल के लिए जिम्मेदार है। और इसी वीकनेस की वजह से जो कैरेक्टर का डाउनफॉल होता है उसकी लाइफ में, वो अल्टीमेटली अपने डूम को मीट करता है। इसीलिए हीरो जो है वो ट्रेजिक हीरो कहलाता है। ट्रेजिक फ्लॉ ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है लिटरेचर में, और जो कि एक ऐसी विशेषता को बताता है मेन कैरेक्टर की जिसकी वजह से उसकी बर्बादी तय होती है। किसी भी ट्रेजेडी का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं आपको कुछ बताता हूं अभी। क्लासिकल ट्रेजेडीज की अगर बात की जाए तो सफोक्लीज वगैरह के उदाहरण हैं। ओइडिपस रेक्स वगैरह, ओइडिपस वगैरह पढ़ा होगा आपने, इनका सफोक्लीज की जो ट्रेजेडी है। शेक्सपियर की कुछ ट्रेजेडीज का मैं उदाहरण दूंगा आपको अभी। ध्यान दीजिएगा, हेमार्शिया जो है वो किसी बहुत बड़ी बुराई का नाम नहीं है, ना ही मॉरल वीकनेस की बात की जा रही है इसमें कि कैरेक्टर में कोई वीकनेस है। यहां कैरेक्टर का मतलब आप जो मोरालिटी है लाइफ की उससे मत जोड़िए। इसका सिंपल सा मतलब है एरर इन जजमेंट, डिसीजन लेने में कोई मिस्टेक होती है, परिस्थितियों को हैंडल नहीं कर पाता है मेन कैरेक्टर, परिस्थितियों बस उससे कोई डिसीजन लेने में भूल हो जाती है। ध्यान दीजिए, ये प्राइड है, एम्बिशन है, नेविटी है, स्टबर्ननेस है, या कोई गुड क्वालिटी जिसमें कि कैरेक्टर बहुत दूर निकल जाता है और उसके रिजल्ट्स खराब होते हैं, इनमें से कोई विशेषता हो सकती है। आपने मैकबेथ के सेंस में देखा है एम्बिशन है, सफोक्लीज के सेंस में अगर आप जो उन्होंने ट्रेजेडी लिखी ओइडिपस उसके सेंस में देखेंगे तो प्राइड हो सकता है, फेट को चैलेंज करना हो सकता है। फ्लॉ का मतलब है जो फेट और सरकमस्टेंसेस हैं इनके प्रेशर में कैरेक्टर कोई मिस्टेक करता है और उसका फॉर्च्यून पलट जाता है, बर्बादी की तरफ ले जाता है उसे। और ये पेरिपेटिया और एनाग्नोसिस भी दो टर्म हैं जो एरिस्टोटल ने दिए थे, हम इनको भी डिस्कस करें। उदाहरण के लिए शेक्सपियर की ट्रेजेडी है मैकबेथ। मैकबेथ में जो उसका एम्बिशियस नेचर है मैकबेथ का, यही इट बिकम्स द सोल रीजन ऑफ हिज डाउनफॉल। और इस एम्बिशन को पूरा करने के लिए ही, एम्बिशन है राजा का पद हासिल करना, राजा बनना, ये एम्बिशन ही उसका, ये जो उसके नेचर में है, ये यही उसको उससे मर्डर कराती है। वो किंग डंकन का भी मर्डर करता है, बैंको का भी मर्डर कराता है और अल्टीमेट अपनी बर्बादी से मीट करता है। तो दिस इज हिज हेमार्शिया। इनंडो लिटरेरी टर्म है
इनंडो, इसका क्या मतलब होता है? इनंडो का मतलब क्या डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, किसी की तारीफ करना होता है, ये कोई लिटरल स्टेटमेंट है केवल, या ये कोई इनडायरेक्ट रिमार्क है, सीधे सीधे बात ना कहकर इनडायरेक्टली कही जा रही है, और इसके हिडन मीनिंग भी होते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इनंडो बेसिकली इसका एक सेक्सुअल रेफरेंस भी होता है। ये इनडायरेक्टली बात कही जाती है और इसका रेफरेंस जो है वो सेक्सुअल होता है थोड़ा सा, ठीक है, मेटाफर है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाए लिटरेचर में इनंडो का प्रयोग राइटर क्यों करता है, इनडायरेक्टली अपनी बात को रेफर करने के लिए, और उसका कनोटेशन सेक्सुअल होता है हमेशा। उदाहरण के लिए, इनंडो जो है इनडायरेक्ट और सटल, बहुत शार्प, समझ पाए तो समझ जाए वरना मिस हो जाएगा आपसे, बहुत सटल रिमार्क है, लेकिन ये हमेशा ध्यान दीजिएगा अक्सर डिरोगेटरी होता है और इसका एक सजेस्टिव मीनिंग भी होता है जो कि बेसिकली सेक्सुअल रहता है। सुनने में ये थोड़ा सा ह्यूमरस लगता है या आलोचनात्मक लगता है टोन के हिसाब से, लेकिन ऑडियंस अगर उसे समझती है तो उसे कुछ मिलता है, रीड बिटवीन द लाइंस, बीच में कुछ छुपा हुआ जो शब्दों के पीछे होता है जब आप समझते हैं उसे तो। उदाहरण के लिए, इनंडो का एक सिंपल सा मतलब ड्रामा वगैरह में, फिक्शन वगैरह में होता है कि जब कैरेक्टर कुछ कहता है और उसके शब्दों से ऐसा लगता है बहुत इनोसेंट कैरेक्टर है, लेकिन वास्तव में वो बता रहा है फ्लर्टिंग नेचर के लिए और मिस्चीवियस नेचर के लिए। जेन ऑस्टिन की प्राइड एंड प्रेजुडिस में मिस्टर बेनेट जो हैं पापा अपनी बेटी के बारे में बात करते हैं, लीडिया के बारे में, और कहते हैं लीडिया विल नेवर बी इजी, लीडिया कभी कंफर्टेबल महसूस नहीं करती है जब तक कि लोग उसे नोटिस ना करें और उसे एडमिरेशन ना मिले, तारीफ ना करें। अगर आपने ये फिक्शन बहुत अच्छे से पढ़ा है प्राइड एंड प्रेजुडिस, तो लीडिया और उसकी पर्सनैलिटी के टाइप को आप अच्छे से समझते हो। तो ये जो पापा कह रहे हैं इसका एक मीनिंग तो ये आपने समझ लिया कि उसे बहुत पसंद है, लोग उसकी तारीफ करें, ये करें वो करें, लेकिन इसका एक दूसरा मीनिंग भी है इसमें। वो बता रहे हैं कि लीडिया का नेचर फ्लर्ट करने वाला है, वो चाहती है कि मेल कंपनी में उसे अटेंशन मिले, हालांकि इस बात को ओपनली नहीं कह रहे हैं। एक और उदाहरण दूंगा मैं आपको इनंडो का, हालांकि यहां पर दिया हुआ नहीं है, शायद कोई और क्वेश्चन आएगा तो मैं रेफर करूंगा। ऐसा जो है इनंडो का एक एग्जाम्पल, अगर आपने द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक पढ़ा है और अगर आपने उसको पढ़ा है डीपली, तो उसमें प्रूफ्रॉक जो है ही इज क्वाइट ओल्ड इन ईयर्स है और अब उसकी स्ट्रेंथ, फिजिकल पावर, ये सारी चीज़ें कम हो गई हैं, उसके हेयर भी बहुत थिन हो गए हैं, वो बार्ड फील करता है अपने आप को और बताता है, कहता है एट दिस एज डू आई डेयर टू ईट अ पीच। ये वाली लाइन है। अगर आपने पीच को एक सिंबल के रूप में पढ़ा है, आपके टीचर्स ने बताया है कि एक तरफ जो है पीच बता रहा है कि फिजिकल स्टेमिना इज नो मोर देयर, इन प्रूफ्रॉक इस चीज को रेफर करता है, उसकी इम्पोर्टेंसी को रेफर करता है, साथ ही साथ में पीच जो है एक सिंबल के रूप में फीमेल जेनिटल्स को भी रेफर करता है, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन को भी रेफर करता है। तो ऐसा इनंडो होता है जिसको इनडायरेक्टली आप कुछ कहते हैं, तो जो कहते हैं उसका मीनिंग डिफरेंट होता है, लेकिन जो हिडन मीनिंग होता है उसका वो हमेशा फ्लर्टिंग होता है, वो हमेशा सेक्सुअल कनोटेशन रखता है। सॉरी, इट्स गिवन हियर एज एन एग्जाम्पल। ये लाइन उसी पोएम से है, प्रूफ्रॉक द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक बाय टी.एस. एलियट। और ये डू आई डेयर टू ईट अ पीच, ये इनंडो का बेस्ट एग्जाम्पल है लिटरेचर में, जो कि ग्रेजुएशन में ये पोएम प्रेस्क्राइब्ड भी है सभी यूनिवर्सिटीज में, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस पोएम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये इनंडो का एग्जाम्पल है। कैसे है इनंडो का एग्जाम्पल, ये हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। जो द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक है बाय टी.एस. एलियट, इस पोएम में ये लाइन
सेक्सुअल इनंडो है, जो दिखा रही है कि जो स्पीकर है प्रूफ फ्रॉक, अब वो अब मिडिल एजेड ईयर्स में है, उसके मन में इनसिक्योरिटी है और थोड़ा सा अपनी इच्छाओं को दबाता है वो उस एज की वजह से। और क्या कहना चाहता है, इसमें जो पीच है वो एक सेक्सुअल सिंबल है, फीमेल जेनिटेलिया का, फीमेल सेक्स ऑर्गन का। अगर इस तरीके से आप देखें तो वो दिखा रहा है प्रूफ्रॉक अपनी सेक्सुअल एंजाइटी को और अपनी इंपोर्टेंस को, लैक ऑफ एनर्जी एंड विगर। ये इंटायर पोइम जो है, एक कुछ वीमन के बारे में वो सोचता रहता है और सोचता है मैं वहां जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बस यही सब है। तो समझ जाता है कि ही इज क्वाइट ओल्ड इन ईयर्स नाउ, और अब उसे इन चीजों की शायद फिजिकल स्ट्रेंथ भी नहीं है, फिजिकल पावर भी नहीं है, और उसे सूट भी नहीं करेगा। इसीलिए अब ये लाइन कहते हैं, डू आई डियर टू ईट अ पीच। अगर इसका मतलब समझ गए हो आप, तो आप इनंडो का मीनिंग भी समझ गए होंगे कि वो क्या कहना चाहता था। मैजिक रियलिज्म, ये एक सब जॉनर है जो कि एक टेक्निक है, अगर मैं कहूँ एक तरीके से। तो जो मॉडर्न फिक्शंस होते हैं उसमें ये टेक्निक बहुत यूज हो रही है, मैजिक रियलिज्म वाली, और एक तरीके से सब जॉनर बना दिया गया है मॉडर्न एज की राइटिंग में, फिक्शन में। तो मैजिक रियलिज्म जब टेक्निक का यूज करते हैं तो इसमें हम क्या क्या करते हैं, किन चीजों को कंबाइन करते हैं। एक तो हम मैजिकल एलिमेंट्स लेते हैं, मैजिक रियलिज्म एक तरफ तो हम मैजिक लेते हैं, और दूसरी तरफ हम रियलिटी, एवरीडे सेटिंग, मैजिक वाली चीजें, घटनाओं को, सुपरनेचुरल चीजों को ऐसे दिखाया जाता है जैसे कि ये नॉर्मल बात हो। रोज की जिंदगी में ऐसे दिखाया जाता है कि दैट देयर इज नथिंग लाइक अनरियलिस्टिक। तो मैजिक रियलिज्म किन चीजों को कंबाइन करता है, एक तरफ मैजिकल एलिमेंट्स को कंबाइन करता है, दूसरी तरफ किसे, एंशिएंट लेजेंड, सुपरनेचुरल हॉरर, रियलिस्टिक एवरीडे सेटिंग। ये है फ्यूचरिस्टिक साइंस फिक्शन। नो, एक तरफ मैजिकल एलिमेंट्स को लेता है और एक तरफ रियलिस्टिक सेटिंग देता है, रोजाना की जिंदगी, रोजमर्रा की जिंदगी, और दोनों को मिक्सअप कर देता है। ऐसे फिक्शंस को मैजिक रियलिज्म टेक्निक से भरा हुआ पाते हैं। उदाहरण दिया है यहां पर। मैजिक रियलिज्म आज एक जॉनर बन गया है लिटरेचर का, एक स्टाइल है ये बेसिकली कहें, जिसमें मैजिकल और फैंटेस्टिकल चीजों को ऐसे दिखाया जाता है जैसे वो नॉर्मल पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ हो। पहले फैंटेसी रीड करते थे तो फैंटेसी का मतलब हम समझ जाते थे कि अनरियलिस्टिक चीजें हैं, लेकिन जब हम मैजिक रियलिज्म को यूज करता है कोई भी राइटर लिखते समय, तो वो सुपरनेचुरल कैरेक्टर्स को, सुपरनेचुरल हैपनिंग्स को, सुपरनेचुरल इंसिडेंट्स को ऐसे ट्रीट करता है जैसे सामान्य बात, हमारी आम दुनिया में, रियल दुनिया में वो कहानियां दिखाई जाती हैं। इसकी क्या विशेषताएं हैं मैजिक रियलिज्म की? पहली चीज है एवरीडे सेटिंग, रोजाना की जैसा हमारा जीवन है, जैसे हम जीते हैं उसी दुनिया की ये कहानी होती है। द स्टोरी मोस्टली टेक्स प्लेस इन रिकॉग्नाइजेबल रियलिस्टिक वर्ल्ड। मैजिकल एलिमेंट्स देखिए इसमें शामिल होते हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, इम्पॉसिबल इवेंट्स, दे हैपन, ऐसी घटनाएं होती हैं। लेकिन करेक्टर्स जब उन्हें देखते हैं तो दे एक्सेप्ट दोज इंसिडेंट्स एज नॉर्मल, जैसे कोई इनमें विशेष बात हो ही ना। अर्थात राइटर करता क्या है, वो मिक्सअप कर देता है रियलिटी को और फैंटेसी को। इन दोनों के बीच की जो लाइन है वो ब्लर हो जाती है। सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल कमेंट्री होती है ऐसी स्टोरी। अब समझ गए, सोशल घटनाओं पर, सोशल हैपनिंग्स पर, सोशल इंसिडेंट्स पर, सोशल इश्यूज पर, ऐसी कल्चरल इश्यूज पर, और पॉलिटिकल जो घटनाएं हो रही हैं उन पर राइटर कमेंट करता है ऐसी स्टोरी के द्वारा। चाहे वो कॉलोनियलिज्म वाली दुनिया में हो, चाहे हिस्ट्री से जुड़े हुए फैक्ट्स हो, या सोसाइटी से जुड़े हुए फैक्ट्स हो। डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन गिवन बाय द राइटर, जो नैरेटर है कहानी सुनाने वाला, वो मैजिकल इंसिडेंट्स को डिस्क्राइब करता है और बिल्कुल सरप्राइजिंग तरीके से नहीं, वाव और या ऐसी वाली फीलिंग्स के साथ नहीं, सिंपल तरीके से, जैसे ये ऑर्डिनरी घटनाएं हों। यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं मैजिक रियलिज्म वाले फिक्शंस के।
ये कोलंबियन नॉवलिस्ट हैं, गैब्रियल ग्रेसिया मार्केस। एक काम करिएगा आप लोग, आप ये देख लीजिएगा एक बार कि क्या इन राइटर को नोबेल प्राइज मिला है। मैंने शायद नोबेल प्राइज की लिस्ट में इनका नाम देखा है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्या इन राइटर को नोबेल प्राइज मिला है या नहीं मिला है। नॉट गिवन, ऑलराइट, नो इशू। तो ही इज कोलंबियन नॉवलिस्ट है वो। आप जो है इस चीज को चेक करेंगे अपने उससे कि नोबेल प्राइज विनर ये राइटर हैं, मुझे लगता है इनका नाम है शायद। तो कोलंबियन नॉवलिस्ट है वो, और इनका बहुत फेमस फिक्शन है 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड। इसमें क्या क्या होता है देखिए, दिखाए इस वाले फिक्शन में इनके घोस्ट अपीयर, पीपल लिव इम्पॉसिबली लॉन्ग लाइव्स, बहुत लंबी लंबा जीवन होता है सबका, जो कैरेक्टर्स होते हैं उसमें घोस्ट भी आते हैं इस फिक्शन में। लेकिन जो भी घटनाएं होती हैं वो लॉजिक के हिसाब से नहीं होती हैं, लॉजिक को रिजेक्ट कर दिया जाता है और सब कुछ नॉर्मल तरीके से होता है। तो इसे मैजिक रियलिज्म कहते हैं, इस टेक्निक को, ऐसे जॉनर को। सलमान रश्दी का है मिडनाइट चिल्ड्रन, बहुत फेमस फिक्शन है। चिल्ड्रन जो हैं दे आर बॉर्न एट मिडनाइट, और जब बॉर्न होते हैं मिडनाइट में तो दे हैव मैजिकल पावर्स। उनकी स्टोरीज में कहानी हिस्ट्री की भी है और फैंटेसी की भी है, दोनों का मिक्सअप है। ये इजाबेल एलेंट का है द हाउस ऑफ द स्पिरिट्स, आत्माओं का घर। इसमें स्पिरिट्स, सुपरनेचुरल घटनाएं, ये सब होती हैं और परिवार के रोजाना की जिंदगी में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो मैजिक रियलिज्म का मतलब है मैजिकल थिंग्स इन रियल वर्ल्ड, आपको ऐसे याद रखना है। और मैजिकल थिंग्स इन रियल वर्ल्ड ऐसे दिखाई जाती हैं फिक्शन में, ऐसे लिखी जाती हैं जैसे कि उनमें कुछ अजीब हो ही ना। दिस इज कॉल्ड द टेक्निक ऑफ मैजिक रियलिज्म। मेलाप्रोपिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान दीजिएगा। मेलाप्रोपिज्म, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है मेलाप्रोपिज्म का? अगर आपने, शेरिडन एक ड्रामाटिस्ट थे, उनका एक बहुत फेमस प्ले है जिसका नाम है द राइबल्स, द राइबल। इसको आपने पढ़ा हो तो उसमें एक कैरेक्टर रहता है मिसेस मेलाप्रॉप का, मिसेस मेलाप्रॉप। उन्हीं के नाम पर यह टर्म बना है मेलाप्रोपिज्म, क्योंकि मिसेस मेलाप्रॉप जो हैं वो, उनकी आदत है कि वो शब्दों को ऐसे बोलती हैं कि लगता तो ऐसा है कि प्रोनाउंसिएशन के आधार पर सही हो, लेकिन वो करेक्ट नहीं रहता है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो जब लखनऊ बोलते हैं तो वो कहते हैं नखलऊ, उन्हें लगता है वो एकदम सही बोल रहे हैं। सुनने वाला भी समझ जाता है प्रोनाउंसिएशन के आधार पर लखनऊ कह रहे हैं, पर वो गलत होता है, नखलऊ नहीं होता है। देखिए इसमें क्या करता है, इसमें डिरेंसमेंट ऑफ वर्ड्स कर देता है, जो लेटर्स हैं उनको इधर उधर कर देता है। जैसे लखनऊ होता है, और स्टूडेंट्स बोल कैसे देते हैं, ऐसे बोल देते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं तो आपको लगता है सही है। लेकिन ये मिसयूज है लेटर्स का, जो कि फनी लगता है और आपको हंसी भी आएगी। तो ध्यान दीजिए, इसका मतलब होता है मेलाप्रोपिज्म का अ मिस्टेकन यूज ऑफ ए वर्ड। आप किसी शब्द का गलत तरीके से यूज करें, हालांकि साउंड वैसी ही लगेगी आपको, साउंड में सिमिलर रहता है, लेकिन मिस्टेक्स होती हैं। अर्थात मेलाप्रोपिज्म का मतलब है फनी मिसयूज ऑफ अ वर्ड दैट साउंड्स राइट, लेकिन सही होता नहीं है। आप समझ गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण देता हूं आपको। इस टर्म का ओरिजिन हुआ है मिसेस मेलाप्रॉप के कैरेक्टर से, और मिसेस मेलाप्रॉप एक कैरेक्टर हैं रिचर्ड ब्रिंसली शेरिडन के ड्रामा में। उस ड्रामा का नाम है द राइवल्स, 1775 में आया था। यहीं से इस टर्म का ओरिजिन माना जाता है।
और इस टर्म का यूज किया क्यों जाता है, ड्रामेटिस्ट ऐसे टर्म्स का यूज करता क्यों है, कॉमिक इफेक्ट के लिए, ताकि लोग हंस सकें सुनकर। और ये दिखाता है कि कैरेक्टर की इग्नोरेंस, बहुत ज्यादा समझदार पढ़ा लिखा नहीं है, दिखावा कर रहा है कैरेक्टर। देखिए इस ड्रामा में मिसेस मेलाप्रॉप जो हैं ये टर्म यूज करती हैं पाइनएप्पल, जबकि वो कहना चाहती हैं पिनेकल। पिनेकल मीन्स हाईएस्ट पॉइंट होता है। यू आर वेरी काइंड, वो ये कहना चाहती हैं, या ही इज वेरी काइंड, इसका मीनिंग निकाले तो ही इज वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, ये कहना चाहती हैं। ही इज द पिनेकल ऑफ पोलाइटनेस, वह वास्तव में बहुत दयावान व्यक्ति है, ये कहना चाहती हैं। लेकिन जब जब वो पिनेकल कहने जाती हैं उनके मुंह से पाइनएप्पल निकलता है। ही इज द पाइनएप्पल ऑफ पोलाइटनेस। ऑडियंस हंसने लगती है, इस बात को सुनकर मुस्कुरा जाती है, मन में उसकी वही ह्यूमर वाला, लाफ्टर वाली फीलिंग आ जाती है। तो जो पिनेकल है इसी के जैसा साउंड करने वाला वर्ड उनके मुंह से निकल जाता है, लेकिन निकलता क्या है, पाइनएप्पल, जिसका मीनिंग कुछ और होता है, और हंसने लगती है। दिस इज कॉल्ड मेलाप्रॉपिज्म। मेटाफिक्शन, व्हाट इज मेटाफिक्शन? पोस्ट मॉडर्न राइटिंग में मेटाफिक्शन का बहुत बड़ा रोल है फिक्शन में। और ध्यान दीजिएगा, मेटाफिक्शन का मतलब होता है कोई स्टोरी जो बार बार आपको बताती रहती है दैट दिस इज अ स्टोरी। कोई फिक्शन जो बार बार बताता रहता है दैट यू आर रीडिंग अ फिक्शन। सो स्टोरी अबाउट अ स्टोरी, फिक्शन अबाउट अ फिक्शन, ये सब मेटाफिक्शन का हिस्सा होता है। यहां पर जो स्टोरी है, जो नैरेटर है, वो बार बार ऑडियंस को, रीडर्स को बताता रहता है दैट यू आर रीडिंग अ स्टोरी। आप स्टोरी पढ़ रहे हैं, आप भूले ही ना, आप उसमें खोए ना, यू आर रीडिंग अ स्टोरी, बार बार बताता रहता है। तो जब फिक्शन खुद डिक्लेयर करता रहता है, खुद बताता रहता है बार बार कि मैं, हम फिक्शन हैं, हम इमेजिनरी घटनाएं हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, आप फिक्शन रीड कर रहे हो, आप शॉर्ट स्टोरी रीड कर रहे हो, तो बीच में जो फोर्थ वॉल रहती थी उसको ब्रेक कर दिया जाता है, तो उसे हम मेटाफिक्शन कहते हैं। फिक्शन दैट रिफर्स टू इटसेल्फ एज फिक्शन, जो बताता है कि यू आर रीडिंग अ फिक्शन, यहां पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। फिक्शन का मतलब है फिक्शन अबाउट फिक्शन। स्टोरी जो बार बार बताती रहती है कि यू आर रीडिंग अ स्टोरी, वो स्टोरी बार बार अपने आप पर ही कमेंट करती रहती है और कहती है इट्स अ स्टोरी, यू आर रीडिंग अ स्टोरी, वी आर नरेटिंग अ स्टोरी टू यू, इट्स अ मेटाफिक्शन। मान लीजिए कोई स्टोरी स्टार्ट होती है और कैरेक्टर उसमें कहता है कि मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है। अब अंदाजा मार के देखिएगा, जो राइटर लिख रहा है, जो नैरेटर बोल रहा है, और उन्हें नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है, अर्थात वो जानते हैं पर वो बार बार बता रहे हैं कि ये स्टोरी है जो अब रीड करने जा रहे हैं। तो ये मेटाफिक्शन का पार्ट होता है। लिखा है, कोई कैरेक्टर अगर कहता है आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो उसे पता होता है। यही मेटाफिक्शन का पार्ट होता है। जो कैरेक्टर है वो ऑथर के बारे में बातें करता है, स्टोरी के बारे में बातें करता है और बताता है सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए कि आप स्टोरी देख रहे हैं। दिस इज मेटाफिक्शन, क्योंकि स्टोरी अपने आप बताती रहती है सबको दैट इट्स अ स्टोरी। माइमेसिस क्या है? ये ग्रीक टर्म है एक, और बहुत फेमस टर्म है ड्रामा से जुड़ा हुआ। माइमेसिस, सॉरी, इमिटेशन की बात नहीं कर रहा हूं, ये निमेसिस है। निमेसिस, माइमेसिस वो अलग चीज है, इमिटेशन की थियरी है। निमेसिस क्या है ये बताना है। लिटरेचर में निमेसिस क्या है, ड्रामा से जुड़ा हुआ है ये। क्या निमेसिस का मतलब डिवाइन हेल्पर होता है, ऊपर से भगवान वगैरह आए मदद के लिए, उसे कहते हैं? क्या निमेसिस का मतलब ट्रेजिक फ्लॉ है? क्या निमेसिस का मतलब है द राइटफुल पनिशमेंट ऑफ अ कैरेक्टर? कैरेक्टर को लास्ट में उसके किए गए कार्यों के लिए पनिशमेंट मिलना, उसे निमेसिस कहते हैं? या निमेसिस का मतलब सपोर्टिंग कैरेक्टर होता है? अगर आप जानते हैं निमेसिस का मतलब बहुत अच्छे से, ग्रीक ट्रेजेडीज वगैरह में जब कोई कैरेक्टर अपनी लाइफ में मिस्टेक्स वगैरह करता था बहुत, तो उसे राइटफुल पनिशमेंट मिलता था लास्ट में, उसी को, पनिशमेंट को निमेसिस कहा जाता था।
और ये पनिशमेंट उसके जो एक्शंस होते थे उसकी वजह से इनएविटेबल होता था, उससे मिलना ही मिलना होता था, उससे वो अवॉइड नहीं कर सकता था। अर्थात इस तरीके से देखें तो अब आपको निमेसिस पोएटिक जस्टिस की तरह लगेगा, और पोएटिक जस्टिस का मतलब होता है कि वर्चूज आर रिवॉर्डेड एंड इविल्स आर पनिश्ड। जो अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं उनके साथ अच्छा होता है, और जो खराब करते हैं, खराब कैरेक्टर्स होते हैं, उनके साथ लास्ट में बुरा होता है। इस पनिशमेंट को ही, इस रिवॉर्ड को ही हम निमेसिस कहते हैं। जहां पर इस निमेसिस के तहत क्या होता है, जो ड्रामाटिस्ट होता है वो अपने कैरेक्टर्स के साथ जो विलेंस होते हैं उनको लास्ट में पनिशमेंट दिलाता है। आप देखते होंगे सारे विलेंस मूवीज वगैरह में लास्ट में मारे जाते हैं। क्यों? उनकी रॉन्ग डूइंग्स के लिए। ये उनका पनिशमेंट है। ये दिखाता है कि किसी स्टोरी के लास्ट में जो कैरेक्टर्स हैं उनको अपने मॉरल कंसिक्वेंसेस बेयर करने होते हैं, और स्टोरी में लास्ट में बैलेंस लाने के लिए, पोएटिक जस्टिस दिखाने के लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे फ्रैंकेनस्टाइन जो फिक्शन है मैरी शैली का, इसमें मेन कैरेक्टर रहता है विक्टर। वो क्रिएशन करता है, अपना एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करता है जिसके थ्रू वो एक जीव को बनाता है, और वही जीव जो है, स्पेसी जो है, उसे लास्ट में मार देता है। तो आपको अपनी करतूतों का फल खुद भुगतना होता है। दिस इज कॉल्ड निमेसिस। उदाहरण के लिए हम मैकबेथ में देखें तो निमेसिस जो है के रूप में मैकडफ वर्क करता है। मैकडफ जो है मैकबेथ का निमेसिस है, उसको पनिशमेंट देने का काम करता है, क्योंकि जो मैकडफ है ही इज द फोर्स ऑफ जस्टिस एंड रिट्रीब्यूशन, बदला लेना। वही जस्टिस को इंप्लीमेंट करता है मैकडफ। मैकबेथ क्या करता है, कौन से कर्म करता है? ही कमिट्स मर्डर्स, सिंहासन पे कब्जा कर लेना, अपनी एम्बिशन दिखाना, विश्वासघात दिखाना। और मैकडफ क्या करता है लास्ट में? पोएटिक जस्टिस कैसे स्टेब्लिश करता है? ही किल्स मैकबेथ, ताकि मॉरल बैलेंस दिखाया जा सके समाज में, और उसके घमंड के लिए सजा दी जा सके। कौन सी लिटरेरी डिवाइस पर एम्फेसाइज किया था टीएस एलियट ने? टू एक्सप्रेस इमोशन। इमोशंस ड्रामा में, किसी भी वर्क का पार्ट में एक्सप्रेस करने के लिए कौन सी लिटरेरी डिवाइस का यूज करना चाहिए? टीएस एलियट ने किसे सजेस्ट किया था इनमें से? क्या टीएस एलियट ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस को सजेस्ट किया था? क्या निगेटिव कैपेबिलिटी को सजेस्ट किया था? क्या ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को सजेस्ट किया था? या इमेजरी को सजेस्ट किया था? स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस टेक्निक साइकोलॉजिकल फिक्शन से जुड़ा हुआ है, जिसमें वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, ये सभी लोग थे। निगेटिव कैपेबिलिटी की बात करें तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि निगेटिव कैपेबिलिटी जॉन कीट्स का टर्म है, कॉइन किया हुआ। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव यही टर्म है जो कि कॉइन किया था टीएस एलियट ने, और शायद हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, इस एसे में उन्होंने ये टर्म कॉइन किया था, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। और ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी कि जब भी कोई ड्रामाटिस्ट, कोई राइटर अपनी इमोशंस को दिखाना चाहता है प्ले में, तो डायरेक्टली नहीं दिखाना चाहिए, उसे कोई ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना चाहिए, कोई चेन ऑफ इमेजेस फाइंड आउट करना चाहिए, जिसके थ्रू इनडायरेक्टली वो अपनी सारी इमोशंस को दिखाए। और इसके लिए उन्होंने बेस्ट एग्जाम्पल दिया था मैकबेथ में लेडी मैकबेथ का स्लीप वॉकिंग सीन, जिसमें शेक्सपियर डायरेक्टली उनकी इमोशंस को नहीं दिखाते हैं, लेडी मैकबेथ के ब्रेन में क्या चल रहा है, बल्कि एक स्लीप वॉकिंग सीन दिखाते हैं जहां लेडी मैकबेथ सोमनेम्बुलिज्म के इफेक्ट के तहत नींद में चलती हैं और इनडायरेक्टली अपनी सारी बातें कह देती हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। इसे निगेटिव कैपेबिलिटी कहते हैं। टीएस एलियट ने यह टर्म इंट्रोड्यूस किया था, जिसे हम हालांकि जो मैंने कहा निगेटिव कैपेबिलिटी, ये टर्म भी जो कि जॉन कीट्स ने दिया था, ये इससे बहुत सिमिलर है। सिमिलैरिटीज क्या है ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अगर मेरे मुंह से निकल गया है तो वो भी करेक्ट ही है। लेकिन टीएस एलियट ने जो टर्म दिया था वो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है, और उनके कहने का मतलब था कि कोई ऑब्जेक्ट फाइंड करना चाहिए, कोई चेन ऑफ इमेजेस फाइंड आउट करना चाहिए, जिसके थ्रू राइटर को अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहिए, और वो टर्म है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है क्या? एक सेट ऑफ इमेजेस है, ऑब्जेक्ट्स हैं,
या कुछ ऐसे एक्शंस, स्लीप वॉकिंग सीन, ऐसे एक्शंस जो कि एक स्पेसिफिक इमोशंस को इवोक कर देते हैं रीडर में, और रीडर समझ जाता है, बजाय इसके कि आउटराइट एकदम सीधे सीधे ओपनली कह दिया जाए अपनी इमोशन को किसी से। ऐसा नहीं करता है राइटर, बल्कि एक ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करता है जिसके थ्रू वो इमोशंस को कहलवाता है। ऐसा करने से एक बहुत ही डीपर और बहुत लाइवली इमोशनल इम्पैक्ट पड़ता है रीडर्स के ऊपर। और इसीलिए टीएस एलियट ने मैकबेथ का एग्जाम्पल देते हुए कहा था, दिस प्ले वॉज एन आर्टिस्टिक सक्सेस। ये प्ले आर्टिस्टिक रूप से देखा जाए, इस टर्म के हिसाब से देखा जाए तो आर्टिस्टिक सक्सेस है। जबकि हेमलेट को क्रिटिसाइज करते हुए कहा था, शेक्सपियर की अनदर ट्रेजेडी है हेमलेट, ये कहा था कि उसमें शेक्सपियर फेल टू फाइंड सर्टेन ऑब्जेक्ट्स टू एक्सप्रेस द इमोशंस और द मेंटल एगोनी ऑफ हेमलेट, इसीलिए उसे आर्टिस्टिक फेलियर कहा है। हालांकि मोनालिसा ऑफ लिटरेचर भी कहा है, लेकिन आर्टिस्टिक फेलियर कहा है। What does a lampoon aim to? लैम्पून होता क्या है और इसका क्या उद्देश्य होता है? पहले लैम्पून का मीनिंग आप समझ जाइए। लैम्पून मीन्स होता है पर्सनल सटायर। जब मैं आपसे व्यक्तिगत बदला लेने के लिए आपकी मजाक बनाऊं और कोई बरका फाट लिखूं, सटायरिकल बरका फाट, तो उसे पर्सनल सटायर कहते हैं। सीधे सीधे व्यक्ति पर हमला किया जाए, उसे पर्सनल सटायर कहा जाता है। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। क्या हिस्टोरिकल इवेंट एक्सप्लेन की जाती हैं इसमें? क्या किसी फेमस फिगर की तारीफ की जाती है? क्या लव स्टोरीज होती हैं? इसमें हम क्रिटिसाइज करते हैं, मॉकरी एंड ह्यूमर करते हुए समवन किसी की पर्सनली डायरेक्ट अटैक करते हैं, तो दैट इज लैम्पून। लैम्पून एक सटायरिकल राइटिंग है जिसमें हम हार्शली किसी की मजाक बनाते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, किसी पर्सन या आइडिया की डायरेक्टली उसका नाम लेकर हमला करते हैं। इसका उद्देश्य होता है लोगों को हंसाना और उस व्यक्ति की फूलिशनेस और बुराइयों को दिखाना। उदाहरण के लिए जो मैकफ्लैक्नो है, ये एक डायरेक्ट अटैक है, इसलिए मॉक हीरो एक सटायर भी है जिसे जॉन ड्राइडन ने लिखा है, 1682 में पब्लिश हुई थी। इसमें जॉन ड्राइडन ने डायरेक्ट अटैक किया है, सीधे सीधे मजाक बनाई है टॉमस शेडवेल की। ये उनके कंटेम्परेरी पोइट हैं और ये पोइट लॉरिएट भी बने थे टॉमस शेडवेल। इनकी मजाक बनाई है, डायरेक्टली कहा है इन्हें मैकफ्लैक्नो, और इट इज अ लैम्पून, एग्जाम्पल ऑफ लैम्पून। प्लेजियरिज्म क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत सारे एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एकेडमिक एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है कि व्हाट इज प्लेजियरिज्म। एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, प्लेजियरिज्म को हम अगर सिंपल वर्ड्स में कहते हैं तो हम कहते हैं लिटरेरी थेफ्ट। लिटरेरी थेफ्ट, साहित्यिक चोरी, उसे कहते हैं प्लेजियरिज्म। अब आप समझ गए होंगे थोड़ा सा। अगर आप एक छोटा सा फनी एग्जांपल लें इसका, तो आपने बेन जॉनसन की कॉमेडी पढ़ी होगी, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। उसमें एक कैरेक्टर रहता है, उसका नाम रहता है मास्टर मैथ्यू। मास्टर मैथ्यू जो अपने आप को पोइट डिक्लेयर करता है, जबकि वो पोइट नहीं, पोइटास्टर है। उसके अंदर वो क्वालिटीज हैं ही नहीं पोइट वाली, पोइटास्टर है वो, जिसको बेन जॉनसन ने पोइटास्टर कहा था। ध्यान दीजिएगा, वो दूसरों की चुराई हुई कविताओं को अपनी पॉकेट में रखता है, और जो ब्रिजिट रहती है काइटली की सिस्टर, उसको जाके उन कविताओं को सुनाता रहता है इम्प्रेस करने के लिए, और सब दोस्तों को बताता रहता है आई एम अ पोइट। तो यही प्लेजियरिज्म है कि आप दूसरों की लिखी गई चीजों को अपना बताकर पेश करें, उन्हें चुरा लें और अपने बरका फाट के रूप में प्रेजेंट करें। तो प्लेजियरिज्म क्या है, ध्यान दीजिएगा। कोटिंग विद साइटेशन, अच्छे से बताएं कि हमने कहां से ये लाइन ली है। पैराफ्रेज करें, ये बताकर कि किसका क्रेडिट है, किसकी लाइन्स हैं ये। या कॉपी कर लें किसी का मैटर बिना उसको बिना उसका नाम लिए हुए, बिना उसको बताए हुए कि हमने ये मैटर यहां से उठाया है, या अपने शब्दों में समराइज कर दें। सो कॉपिंग विदाउट एट्रीब्यूशन, इसे कहते हैं प्लेजियरिज्म।
प्लेजरिज्म का सिंपल सा मतलब है दूसरों के एग्जैक्ट वर्ड्स को उठा लेना, उनके आइडियाज को उठा लेना बिना उनको सम्मान दिए, बिना उनका नाम दिए, इज कॉल्ड प्लेजरिज्म। हालांकि आप बिल्कुल वैसा ही कुछ भी लिखें, पैराफ्रेज करें बिना साइट किए हुए, तो इसको भी डिसऑनेस्ट कंसीडर किया जाता है। देखिए नेक्स्ट टर्म आ गया पोइटास्टर। अभी मैंने इससे पहले यूज किया था पोइटास्टर। बेन जॉनसन ने जो माइनर पोइट्स होते हैं, जिनके अंदर रियल टैलेंट नहीं होता पोइट का, उन्हें पोइटास्टर कह के कहा है, और ये उनकी बहुत फेमस कॉमेडी है पोइटास्टर, बेन जॉनसन की। तो पोइटास्टर क्या है? अ मास्टरफुल पोइट को कहते हैं, बिगिनर इन पोइट्री, दिखावा करने वाला अनटैलेंटेड पोइट इज पोइटास्टर एज पर बेन जॉनसन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पोइटास्टर का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत पुअर क्वालिटी वाली पोइट्री लिखता है। इसका मतलब है कि वो केवल दिखावा करता है कि वो ग्रेट पोइट है नहीं। तो ये टर्म यूज किया था मॉक, मजाक बनाने के लिए, झूठा दिखावा करने वाले लोगों के लिए जिनके अंदर स्किल नहीं है राइटिंग पोइम। पोइटास्टर का मतलब होता है बैड और इंफीरियर पोइट। एक ऐसा व्यक्ति जो पोइट्री लिखता तो है लेकिन दिखावा करता है, बहुत क्लमजी पोइट्री होती है, पुअर क्वालिटी होती है उसकी पोइट्री में। और ये टर्म इंसल्ट करने वाला है, डेरोगेटरी है। ये टर्म 17th सेंचुरी में क्वाइन हुआ था, दो शब्दों से मिलकर बना है, पोइट और एस्टर। पोइट तो आप सब जानते ही हैं, और एस्टर का मतलब होता है इम्परफेक्ट या इंफीरियर। तो पोइट ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, इसका मतलब है एक ऐसा पर्सन जो ट्राइज टू बी ए पोइट, पोइट बनने की कोशिश तो करता है बट फेल्स बैडली, उसे पोइटास्टर कहते हैं। क्रिटिक्स अक्सर इस टर्म को यूज करते हैं मॉक करने के लिए, जो एवरेज पोइट्स होते हैं उनका मजाक बनाने के लिए। बेन जॉनसन जो हैं, जो शेक्सपियर के कंटेम्परेरी ड्रामेटिस्ट थे, उन्होंने ये टर्म पोइटास्टर यूज किया था अपने राइवल पोइट्स की मजाक बनाने के लिए और उनको इंसल्ट करने के लिए। और लिखा अपवर्ली रिटन राइमिंग पोएम, जो बच्चे लिखते हैं ऐसी पोएम का अगर किसी मैगजीन में पब्लिश होती है, फेमस मैगजीन में, तो इसे वर्क ऑफ पोइटास्टर कहा जाता है। ये जो वर्ड है पोइटास्टर, ये पॉपुलराइज किसने किया था, किस इंग्लिश प्लेराइट ने पॉपुलराइज किया था, हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। बेन जॉनसन इज द करेक्ट आंसर। उनकी कॉमेडी है पोइटास्टर, उसमें इन्होंने इस प्ले में, जो सटायरिकल प्ले है पोइटास्टर, 1601 में आई थी, इसमें उन्होंने ये टर्म को पॉपुलराइज किया था अपने राइवल पोइट्स की मजाक बनाने के लिए, उनकी आलोचना करने के लिए। पोइटिक जस्टिस क्या है, ये टर्म ऊपर आ चुका है निमेसिस में। पोइटिक जस्टिस का सिंपल सा मतलब है जो गुड कैरेक्टर्स रहते हैं दे आर रिवॉर्डेड, और जो बैड कैरेक्टर्स रहते हैं दे आर पनिश्ड इन द एंड ऑफ अ वर्क। इसे कहते हैं पोइटिक जस्टिस। A poem about fairness, rewarding good and punishing evil in a fitting way, suitable तरीके से, justice done in court, और judges use of poetry। तो ऑप्शन आप समझ गए होंगे कौन सा सही है पोइटिक जस्टिस के एक्सप्लेनेशन के रूप में। पोइटिक जस्टिस एक टर्म है जो कि क्रिटिक थे टॉमस राइमर, उन्होंने अपनी एक बुक में द ट्रेजेडीज ऑफ द लास्ट एज कंसीडर्ड, जो 1678 में आई थी, इसमें यह टर्म क्वाइन किया था जिसे पोइटिक जस्टिस कहा जाता है। उनका उद्देश्य था यह दिखाना कि एक वर्क ऑफ आर्ट जो है उसे एक प्रॉपर मॉरल बिहेवियर दिखाना चाहिए ऑडियंस के लिए, और इसका मतलब था लास्ट में जो बुराई है उसकी जीत ना दिखाई जाए, हमेशा दिखाया जाए ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर इविल, अच्छाई की बुराई पर जीत जरूर दिखाई जाए लास्ट में। इसी को पोइटिक जस्टिस उन्होंने कहा था। तो पोइटिक जस्टिस का मतलब एक बहुत ही सुटेबल और आयरनिक अंदाज में लिटरेचर में क्या हो, वर्च्यू इज रिवॉर्डेड, जो अच्छे लोग हों उन्हें रिवॉर्ड मिले, और जो बुराइयां हों, बुराई को रिप्रेजेंट करने वाले हों, उन्हें पनिशमेंट मिले, ताकि मॉरल बैलेंस दिखाया जाए। यही पोइटिक जस्टिस था। उदाहरण के लिए जो मैकबेथ है, ध्यान दीजिएगा, जो मर्डर्स करता है और सिंहासन जो थ्रोन है वहां कब्जा कर लेता है, अल्टीमेटली किल्ड बाय मैकबेथ, और यही उसकी डेथ जो है मैकबेथ की, उसका फिटिंग रिजल्ट है फॉर हिज क्राइम्स।
क्लासिकल ग्रीक ड्रामा में कोरस किस पर्पज से यूज होता था और कोरस होता क्या था, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट। कोरस लीडिंग द मेन प्लॉट, प्रोवाइडिंग कॉमिक रिलीफ ओनली, कमेंटिंग ऑन द एक्शन एंड थीम्स। ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, कोरस का यूज ग्रीक ड्रामा में होता था कमेंटिंग ऑन द एक्शन एंड थीम्स। ये फिलर्स के रूप में भी काम करता था, आता था स्टेज पर, ड्रामा की बैकग्राउंड, कहानी की बैकग्राउंड बताता था, बीच बीच में आता था और एक्शंस पर कमेंट करता था उस ड्रामा में हो रही घटनाओं पर। एंशियंट ग्रीक प्लेस में अगर हम बात करें तो कोरस जो था ग्रुप ऑफ सिंगर्स कहा जाता था बेसिकली इन्हें। तो ये ग्रुप होता था जो कमेंट करता था ड्रामा के एक्शन पर और उसकी इमोशंस वगैरह के बारे में डिस्कस करता था, ड्रामा की बैकग्राउंड बताता था, अंदर की जानकारियां देता था और अक्सर ताकि जो थीम से जुड़ी हुई चीजें हैं ड्रामा की वो हाईलाइट की जा सके, ये इनका पर्पस होता था। कोरस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल। और कभी कभी कोरस हम एक सिंगल नरेटर आता है आके कहानी सुनाता है, बैक स्टार्टिंग में बीच बीच में आके, उसको भी कोरस कह के रेफर किया जाता है मॉडर्न ड्रामाज में। और वो आके कमेंट करता है ड्रामा के एक्शन पर, कुछ घटनाओं को एक्सप्लेन करता है, पब्लिक ताकि समझ सके और अपना मॉरल जजमेंट फ्रेम कर सके। ये एंशियंट ग्रीक ड्रामा में बहुत कॉमन था कोरस का यूज। अगर आपने टीएस एलियट का ड्रामा पढ़ा है मर्डर इन द कैथीड्रल, तो अब कोरस जानते होंगे बहुत अच्छे से कैसे उन्होंने कोरस का यूज किया है। की पॉइंट्स, ओइडिपस रेक्स जो है सफोक्लीस का ड्रामा, उसमें इसका यूज हुआ है कोरस का। और कोरस आता है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देता है कि पहले क्या क्या हो चुका है ड्रामा के स्टार्ट होने से, मॉरल और जो थीमेटिक मीनिंग है उस ड्रामा का उस पर आकर अपने कमेंट्स करता है। कभी कभी अच्छी एडवाइसेस भी देता है रीडर्स वगैरह के लिए, कैरेक्टर्स को बॉन्स भी करता है स्टेज पर। ग्रीक ट्रेजेडी जो अभी ओइडिपस रेक्स उदाहरण दिया सफोक्लीस का, इसमें ओइडिपस के फेट भाग्य के बारे में बताता है, मॉरल लेसन्स ऑफ द स्टोरी ये बताता है कोरस आके। शेक्सपियर ने अपने हेनरी फाइव ड्रामा में भी कोरस का यूज किया है और हर एक्ट के स्टार्टिंग में कोरस आता है स्टेज पर और बता सीन की सेटिंग को डिस्क्राइब करता है और ऑडियंस की इमेजिनेशन को गाइड करता है कि अब तुम्हारा ब्रेन कहाँ जाना चाहिए, अब अगला सीन कौन से प्लेस पर सेट है, सब बताता है। कौन सी लिटरेरी डिवाइस, लिटरेरी टर्म हम यूज करते हैं जो डिस्क्राइब करता है एंडिंग ऑफ अ स्टोरी? ऐसी एंडिंग ऑफ ए स्टोरी जहां ऑडियंस जो है वो सस्पेंस में रहती है और कहानी खत्म हो जाती है, अब क्या होगा। अब आजकल के सीरियल्स देखते होंगे, वो डेली ऐसे ही मोड़ पर खत्म होते हैं कि आप नेक्स्ट डे का वेट करें अब क्या होगा। तो कुछ राइटर्स ऐसे होते थे मैगजीन जर्नल्स वगैरह में अपने राइटिंग के को पार्ट्स में पब्लिश किया करते थे सीरियल के रूप में, और हर जो उनका पार्ट होता था या जो भी सेक्शन कहें हम उसको, पब्लिश होता था, उसका एंडिंग ऐसी ही होती थी, अब क्या होगा अगले सेक्शन का, अगले उसका वेट करते थे सभी लोग। तो ऐसी कौन सा टर्म यूज करते हैं हम जब स्टोरी इस तरीके से एंड होती है, तो उसको हम डिनूमेंट कहते हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फोर शैडोइंग कहते हैं, क्लिफ हैंगर कहते हैं, फ्लैशबैक कहते हैं। कोई व्यक्ति क्लिफ चट्टान से लटक रहा है और आप सोच रहे हैं अब क्या होगा इसके साथ। यही टर्म है जो टॉमस हार्डी के एक फिक्शन से स्टार्ट हुआ था कि अब क्या होगा इसके बाद। क्लिफ हैंगर ये टर्म है, ये एक नैरेटिव डिवाइस होती है जहां स्टोरी ऐसे मोड़ पे खत्म होती है अनरिजॉल्व मोमेंट की, कोई डिसीजन, कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं निकलता है। अब रीडर्स को मजबूर हो जाना पड़ता है कि वो वेट करते हैं अगले इंस्टॉलमेंट का, कि अगला आइडियस का जो आएगा पार्ट उसमें पता लगेगा कि क्या हुआ था, ये जानने के लिए क्या हुआ, उसे क्लिफ हैंगर कहते हैं। इसका मतलब स्टोरी ऐसी जगह पर खत्म होती है एज किनारे पर, जिसमें सस्पेंस रहता है जैसे कोई लटका हो क्लिफ से, इसलिए इस टर्म को क्लिफ हैंगर कहा जाता है। ये जो टर्म है क्लिफ हैंगर, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? ये टॉमस हार्डी का फिक्शन था, ये पेयर ऑफ ब्लू आइज, यहाँ से इमर्ज हुआ है। जो टर्म है क्लिफ हैंगर, ये टॉमस हार्डी के नॉवेल अ पेयर ऑफ ब्लू आइज से आता है।
जहां एक चैप्टर समाप्त होता है एक ऐसे कैरेक्टर के साथ जो लिटरली वास्तव में हैंगिंग ऑफ फ्रॉम अ क्लिफ है, जो कि सस्पेंस को बढ़ा देता है। एक कैरेक्टर जो बिल्कुल वैसा ही रहता है थ्रू आउट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द स्टोरी, उसे क्या कहते हैं? ऐसे कैरेक्टर को स्टेटिक कैरेक्टर कहा जाता है। सिमिलर, ऐसे फैशन में बिल्कुल सेम थ्रू आउट द स्टोरी, उसे हम स्टेटिक कहते हैं। स्टेटिक कैरेक्टर चेंज नहीं होता, उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता उसकी पर्सनैलिटी में, उसके बिहेवियर में, उसके बिलीव्स में, स्टोरी के दौरान वो वैसे ही कंसिस्टेंट रहते हैं और सपोर्टिव फिगर्स के रूप में काम करते हैं। स्टेटिक का मतलब होता है डज नॉट चेंज। फ्लैट का मतलब होता है नॉट फुली डेवलप्ड, ये फ्लैट कैरेक्टर्स भी होते हैं। स्टेटिक कैरेक्टर का मतलब है एक ऐसा कैरेक्टर जो चेंज नहीं होता है बहुत ज्यादा स्टोरी के दौरान, और उसमें हम और ध्यान, फ्लैट कैरेक्टर का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी भी कैरेक्टर की एक ही तरीके की विशेषताएं बताई गई हो, उसकी जीवन का दूसरा पहलू हमें ना बताया गया, उसे हम फ्लैट कैरेक्टर कहते हैं। उदाहरण के लिए यहां दिया है कि मिस्टर कॉलिंस जो है प्राइड एंड प्रेजुडिस में, ये एक फ्लैट कैरेक्टर रहते हैं, इनके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी हमें नहीं दी गई है। और स्टेटिक कैरेक्टर का एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ शेरलॉक होम्स। उनकी जो डिडक्टिव स्किल्स हैं चीज़ों को फाइंड आउट करने की, सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की, ये उनका लॉजिकल माइंडसेट जो है वो शुरू से लेकर लास्ट तक वैसा ही रहता है उनकी सभी स्टोरीज में, तो वहां स्टेटिक कैरेक्टर है, दैट डज नॉट चेंज। राउंड कैरेक्टर क्या होता है? जिसको कोई कैरेक्टर है तो आप इधर से भी जानते हैं, इसको इधर से भी जानते हैं, इधर से भी जानते हैं, इधर चारों तरफ से आपको उसके बारे में पता है। आपको ये भी पता है दिखने में कैसा है, आपको ये भी पता है कितना पढ़ा लिखा है, आपको ये भी पता है इसका व्यवहार कैसा है, आपको ये भी पता है मैरिड है या नहीं है, आपको ये भी पता है एज ए फादर ये क्या है, आपको ये पता है एज ए सन इसका बिहेवियर कैसा है। तो उसे राउंड कैरेक्टर कहते हैं, जिसकी पर्सनैलिटी के सभी कोनों से आपको जानकारी दे दी गई। वन हु डिसअपियर्स अर्ली, बैकग्राउंड फिगर, कॉम्प्लेक्स एंड इवॉल्विंग कैरेक्टर, एक कैरेक्टर जो कि धीरे 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 ग्रो करता है, जिसके बारे में जानकारी धीरे धीरे बढ़ती जाती है शुरू से लास्ट तक हमारे पास। राउंड कैरेक्टर मल्टी डायमेंशनल होता है, उसके जितने डायमेंशंस होते हैं एज ए फादर, एज ए सन, एज ए ब्रदर, सब हमें पता होते हैं, क्योंकि बहुत सारी क्वालिटीज उसके बारे में बताई जाती हैं, वो उसका कैरेक्टर चेंज भी होता है और बिलीवेबल होते हैं, रिलेटेबल, हमने रिलेट कर सकते हैं कि हाँ पापा ऐसे ही होते हैं, मम्मी ऐसी होती है, इस तरह रिलेट कर सकते हैं कि ऐसे पर्सन को हमने देखा है, ये वो रियल पर्सन की तरह होते हैं ऐसे कैरेक्टर। ईएम फॉस्टर ने ये टर्म कॉइन किया था राउंड कैरेक्टर और फ्लैट कैरेक्टर वाला। ये टर्म ईएम फॉस्टर ने, जो कि एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट और क्रिटिक हैं, इन्होंने कॉइन किया था अपनी इस बुक में जिसका नाम है एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल, जो 1927 में आई थी। फ्लैट कैरेक्टर्स का मतलब है वन डायमेंशनल, सिंपल से कैरेक्टर्स जो बहुत ज्यादा बदलाव जिनमें नहीं आता है। राउंड कैरेक्टर्स का मतलब है कॉम्प्लेक्स, मल्टी डायमेंशनल, वो वैसे ही होते हैं जैसे हम लोग होते हैं। एक कोट है यहां पर, यू फॉरगेट वॉट यू वॉन्ट टू रिमेंबर, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, यू फॉरगेट वॉट यू वॉन्ट टू रिमेंबर एंड रिमेंबर वॉट यू वॉन्ट टू फॉरगेट। आप भूल जाते हैं जो आप याद रखना चाहते हैं और याद रखते हैं जो आप भूल जाते हैं। ये एक ऐसा सेंटेंस है यहाँ पर, ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ये मेटाफर का एग्जाम्पल है, पैराडॉक्स का, एंटी मेटाबोल का और एलिप्सिस का। अगर आप एंटी मेटाबोल को जानते हो, जहां राइटर जानबूझकर शब्दों को इधर उधर रखता है तो स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है सेंटेंस के, तो आप समझ गए होंगे आंसर इज एंटी मेटाबोल। इसमें सब क्या करता है राइटर, शब्दों को रिपीट करता है लेकिन उनका ऑर्डर चेंज कर देता है ताकि एम्फेसिस दे सके अपनी बात पर। काइस्मस से ये अपोजिट होता है, जिसमें रिवर्स तो होते हैं लेकिन वर्ड्स बदल जाते हैं। एंटी सेम शब्दों को रखता है, बस उनका स्ट्रक्चर चेंज कर देता है रिटोरिकल पावर के लिए। अब आप देखिए स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ है। यू फॉरगेट वॉट यू वॉन्ट टू रिमेंबर, बिल्कुल वही शब्द है,
यू फॉरगेट वॉट यू वॉन्ट टू रिमेम्बर, एग्जैक्टली वही वर्ड्स हैं, बस उनका ऑर्डर चेंज कर दिया गया है, तो उसे एंटीमिटेबल कहते हैं। क्लाइमैक्स क्या होता है स्टोरी में? अगर मैंने लास्ट टाइम जो इससे पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको आ, वो पिरामिड दिखाया था जिसे कि फिटेक्स ने बनाया था। तो उस पिरामिड में क्लाइमैक्स क्या होता है? क्लाइमैक्स बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी होता है, रिजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट होता है, टर्निंग पॉइंट है, पीक ऑफ टेंशन। मैंने बताया था क्लाइमैक्स का मतलब है द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ टेंशन इन अ स्टोरी, जहाँ कहानी जाके हाईएस्ट पॉइंट पर आ जाती है, उसके बाद में फिर धीरे धीरे फॉल होना स्टार्ट होता है, रिजॉल्व होना स्टार्ट होती, कहानी की सारी गुत्थियां खुलती रहती हैं। अर्थात यहाँ राइजिंग एक्शन होता है इससे पहले और इसके बाद फॉलिंग एक्शन होता है क्लाइमैक्स के बाद। तो पीक ऑफ टेंशन को क्लाइमैक्स कहते हैं। क्लाइमैक्स स्टोरी में ऐसा मूवमेंट होता है जब टेंशन जो है, कन्फ्लिक्ट जो है हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है। ये एक डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट होता है क्योंकि इसके बाद फॉलिंग एक्शन आता है। इस पॉइंट पर जाकर कन्फ्लिक्ट जो है अब रेजोल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन की तरफ, कंक्लूजन की तरफ बढ़ने लगता है। और ये तभी आता है जब राइजिंग एक्शन बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाता है। एक तरफ राइजिंग एक्शन होता है, एक तरफ फॉलिंग एक्शन होता है, यहां क्लाइमैक्स होता है। क्लासिकल 5 एक्ट प्लेस में लिखे जाते हैं, शेक्सपियर ने भी 5 एक्ट प्लेस लिखे हैं, लेकिन क्लासिकल 5 एक्ट प्लेस की बात की जा रही है। उनमें जो क्लाइमैक्स है वो जनरली कौन से एक्ट में आता था? एक्ट 1 में, एक्ट 2 में, एक्ट 3 में, एक्ट 4 में, एक्ट 5 में, कहाँ आता था? अगर आपने शेक्सपियर का मैकबेथ पढ़ा है तो आप अंदाजा मार के देखिए एक तरीके से कि एक्ट 3 में राइजिंग एक्शन चरम पर पहुंच जाता है, जब वो डंकन को मारने के बाद, सबको मारने के बाद एक्ट 3 में आकर बैंको वगैरह को भी मरवा देता है, वहां पर चरम पे आ जाता है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे फॉलिंग एक्शन आने लगता है। 5 एक्ट प्ले जब होता है तो उसमें क्लाइमैक्स हमेशा एक्ट 3 में आता है, क्योंकि यहां पर जाकर टेंशन सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाती है। ऐसा ही शेक्सपियरियन ड्रामा में भी होता है। देखिए 5 एक्ट स्ट्रक्चर में क्या होता है? एक्ट 1 में एक्सपोजिशन, इंट्रोडक्शन होता है कैरेक्टर्स वगैरह का, सेटिंग बताई जाती है, कन्फ्लिक्ट बताया जाता है। एक्ट 2 राइजिंग एक्शन को दिखाता है, कन्फ्लिक्ट बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, टेंशन बढ़ती जाती है। फिर एक्ट 3 में क्लाइमैक्स पर पहुंचता है मामला, टर्निंग पॉइंट, जहां पर जाकर घटनाएं बदलेंगी, मूवमेंट ऑफ ग्रेटेस्ट टेंशन जिसे क्लाइमैक्स कहते हैं। एक्ट 4 से फॉलिंग एक्शन स्टार्ट हो जाता है, अर्थात घटनाएं जो है वो अपने रिजल्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं। एक्ट 5 में रेजोल्यूशन या डिनूमेंट आता है, अर्थात फाइनल सॉल्यूशन। शेक्सपियर की रोमियो एंड जूलियट में एक्ट 3 में भी जब टाइवोल्ट जो है मर्क्यूशियो को किल कर देता है और उसके बाद चीजें रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाती हैं। क्लोजेट ड्रामा क्या होता है? अगर आप क्लोजेट समझते हो, अलमीरा अलमीरा वगैरह को क्लोजेट कहते हैं, तो आप क्लोजेट ड्रामा भी समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। क्लोजेट ड्रामा का मतलब एक ऐसा ड्रामा जो परफॉर्मेंस के लिए लिखा जाता है, कोई ऑडियंस ना हो, अकेले में परफॉर्म करना है। एक नॉवेल जिसमें डायलॉग्स होते हैं, एक प्ले जो केवल पढ़ने के लिए लिखा जाता है, परफॉर्म करने के लिए नहीं, या हिस्टोरिकल सटायर। आप जानते हैं एक प्ले जो रीड करने के लिए लिखा जाता है, परफॉर्म करने के लिए नहीं। हालांकि स्टेज डायरेक्शंस वगैरह सब होते हैं उसमें, नॉर्मल ड्रामा की तरह ही होता है, लेकिन इंटेंशन जब राइटर लिखता है तो उसका इंटेंशन पहले से तय होता है कि दिस प्ले इज टू बी रेड ओनली, नॉट टू बी परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज। तो हम उसे क्लोजेड ड्रामा कहते हैं। क्लोजेड ड्रामा जो है एक ड्रामेटिक वर्क है जहां राइटर का इंटेंशन होता है कि रीडर इसे पढ़े के, इसे परफॉर्म ना किया जाए स्टेज पे। कुछ राइटर्स हैं जैसे जॉन मिल्टन हैं, पीबी शैली हैं, इन्होंने कुछ ड्रामाज ऐसे लिखे हैं। हार्डी का भी है डायनेस। क्लोजेट ड्रामा का मतलब है प्ले फॉर द क्लोजेट, रीडिंग ओनली, जो रीडिंग पर्पज के लिए लिखा गया है, नॉट फॉर द स्टेज। जॉन मिल्टन का सैमसन एगोनिस्टस है, 1667 में आया था। पीबी शैली का प्रोमेथियस अनबाउंड है, और सर फिलिप सिडनी का है द लेडी ऑफ द मे। ये सब जो है जितने भी हैं ड्रामा जिनके मैंने नाम लिए, ये सब क्लोजेट ड्रामा है। नेक्स्ट,
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉमिक रिलीफ इन ट्रेजिडी? ट्रेजिडी में कॉमिक रिलीफ का क्या मतलब होता है? कॉमिक रिलीफ आप जानते हैं बहुत अच्छे से। क्या ये शिफ्ट द जॉनर है, टू क्रिएट सटायर है, टू हाइटन द इमोशनल इंटेंसिटी है, टू लेंदिन द प्ले है, टू लाइटन? हाँ, अब ठीक है। ध्यान दीजिए, ट्रेजिडी में क्या होता है, जो ट्रेजिक इफेक्ट है वो इतना ज़्यादा इंटेंस होता जाता है, इतना मर्डर और ये सब दुख की पराकाष्ठा, समस्याओं की, टेंशन्स की पराकाष्ठा, कन्फ्लिक्ट जो है अपनी हाइट पर पहुंच जाता है। तो राइटर क्या करता है, बीच में कुछ ऐसी घटनाएं डालता है कि ऑडियंस और स्पेक्टेटर्स जिनके ब्रेन में सब चीज़ों का एकदम वो बन गया है, उसे थोड़ा सा रिलीफ मिल सके, आराम मिल सके, तो कुछ ऐसी घटनाओं को डाल देता है। अगर आपको याद हो, मैकबेथ में जिस रात को मैकबेथ का डंकन का मर्डर किया जाता है मैकबेथ के द्वारा, तो वो विलियम शेक्सपियर वहां पर एक पोर्टर सीन डालते हैं, PORTER, पोर्टर सीन, जिसमें मॉर्निंग में सब आते हैं बैंकों वगैरह, तो वो पोर्टर बताता है, कहता है मैंने रात को एक ऐसा सपना देखा था जिसमें मैंने इतने सारे लोग देखे, मुझे ऐसा लगा कि मैं नर्क का दरवान हूँ, नर्क का गेट कीपर हूँ। पोर्टर का सिंपल सा मतलब है यहाँ पर गेट कीपर। और कहता है सब चले आ रहे थे कि करके मुझे बार बार गेट खोलना हुआ, रात मैंने ऐसी भयावह रात देखी, ऐसी मैंने कभी नहीं देखी। तो ये जो जिस तरीके की नर्क का सीन दिखाया है और नर्क के गेट का वो कीपर है, ये एक तरीके से कॉमिक रिलीफ के रूप में काम करता है। थोड़ा सा रिलीफ, वो टेंशन वगैरह से थोड़ा सा रिलीफ पाते हैं जो स्पेक्टेटर्स रहते हैं। तो शेक्सपियर बहुत was in the habit of using such kind of एपिसोड्स इन हिज ट्रेजेडी, जो कॉमिक रिलीफ एपिसोड्स हुआ करते थे। ये क्या करता है, जो इमोशनल इंटेंसिटी है, ऐसे माहौल को थोड़ा सा लाइट कर देता है कॉमेडी डाल के बीच में। कॉमिक रिलीफ जो था, ह्यूमर को इंट्रोड्यूस कर देता है, क्योंकि वो ट्रेजेडी है तो सीरियस वर्क का पार्ट चल रहा है, ऑडियंस को थोड़ा सा इमोशनल रेस्ट मिल जाता है, और जो हाइटनिंग इम्पैक्ट था ट्रेजेडी का इसके बाद बढ़ता है, तो बीच में थोड़ा सा उन्हें रेस्ट मिल जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स कॉमिक रिलीफ? इसमें से कौन सा एपिसोड जो है वो कॉमिक रिलीफ के रूप में यूज करते हैं शेक्सपियर? हैमलेट की सॉलिलोकीज, पोर्टर सीन इन मैकबेथ, यही जो है वो कॉमिक रिलीफ के रूप में यूज हुआ है। जो पोर्टर सीन है मैकबेथ में, ये कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करता है बिल्कुल किंग डंकन के मर्डर के बाद। इससे जो ऑडियंस है वो टेम्पोरेरी, थोड़ी देर के लिए टेंशन से रिलीव हो जाती है, क्योंकि जो राइटर है उसने ह्यूमर का यूज कर दिया, फिर वापस लेकर आता है कहानी को डार्क और इंटेंस मेन प्लॉट की तरफ। तो इसे कॉमिक रिलीफ कहते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू so much.